नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो हमने अलग अलग प्रकार के बुद्धि के सिद्धांत पढ़े हैं। आज हम इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे और हम पढ़ने वाले हैं बच्चों हमारे पास बुद्धि परीक्षणों के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इस पे हम चलते हैं बच्चों। तो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट बच्चों, बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं ये जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो बुद्धि परीक्षण है बच्चों, ठीक है, इसकी शुरुआत और कब हुई बच्चों। सबसे पहले बच्चों जो बुद्धि परीक्षण है ना 1905 के अंदर बना था। तो अलग अलग प्रकार के बुद्धि परीक्षण होते हैं। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट वो होते हैं बच्चों जो एक बार में एक व्यक्ति की बुद्धि का परीक्षण करेगा, एक बार में एक व्यक्ति की बुद्धि का परीक्षण करेगा, जिसे हम कहते हैं बच्चों व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। बच्चों एक बार में एक व्यक्ति का हम क्या करेंगे, इंटेलिजेंस टेस्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। दीज आर गिवन वन पर्सन एट ए टाइम बाय ट्रेंड एग्जामिनर। जो एग्जामिनर होगा वो ट्रेंड होगा, वो एक बार में एक व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण करेगा बच्चों। उदाहरण के लिए बच्चों बिने साइमन टेस्ट 1905 में ये बनाया गया था और ये पहला बुद्धि परीक्षण था बच्चों, ठीक है। तो बिने साइमन जो बुद्धि परीक्षण है वो इंडिविजुअल आपका इंटेलिजेंस टेस्ट है और पहला बुद्धि परीक्षण इसी को माना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए पहला बुद्धि परीक्षण कौन सा था तो बिने साइमन टेस्ट था। कब ये बना था बच्चों? 1905 में, ठीक है। यह पहला बुद्धि परीक्षण था बच्चों, पहला बुद्धि परीक्षण था, ये पहला बुद्धि परीक्षण था बिने साइमन वाला बच्चों। 1908 में इसमें मानसिक आयु की संकल्पना दी गई। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई जो मेंटल एज है उसकी जो पहली बार कब यूज़ किया गया तो 1908 में। तो मेंटल एज का जो कंसेप्ट है बच्चों 1908 में आया, पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में बना। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मेंटल एज मानसिक आयु की जो कंसेप्ट है वो कब ऐड किया गया तो 1908 में ऐड किया गया बच्चों। 1911 में अंतिम संशोधन किया गया जिसमें बड़े बच्चे और वयस्कों के लिए भी पर्सन शामिल किए गए। तो पहला जो बुद्धि परीक्षण बनाया गया था 1905 में, ये छोटे बच्चों के लिए बनाया गया। 1911 में इसमें संशोधन किया गया और इसमें बड़े बच्चों और अडल्ट जो वयस्क व्यक्ति है उनके लिए भी पर्सनों को शामिल किया गया। तो ये थोड़ा सा आइडिया आप ले लेना बच्चों, ठीक है। पहला बुद्धि परीक्षण बिने साइमन टेस्ट 1905। मेंटल एज वाला कंसेप्ट कब जोड़ा गया? 1908। और संशोधन करके बड़े और वयस्कों के लिए भी पर्सन कब जोड़े गए? 1911 के अंदर बच्चों। और जो ये बिने साइमन टेस्ट है बच्चों, ये कैसा है? इंडिविजुअल है बच्चों। एक बार में एग्जाम क्या करेंगे वो बच्चों, एक बार में एक व्यक्ति का बुद्धि का परीक्षण किया जाएगा, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं बच्चों बुद्धि परीक्षण के टाइप। अब क्या हुआ बच्चों, बाद में लुईस टर्मेन ने इस परीक्षण को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में संशोधित किया। जो ये बिने साइमन वाला था ना बच्चों, इसी को क्या हुआ बच्चों, लुईस टर्मेन एक व्यक्ति है, इसने भी इसके अंदर बदलाव किए, संशोधन किए बच्चों, ठीक है। और इसका नाम रखा स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट 1916। तो जो बच्चों क्या हुआ, टर्मेन नामक व्यक्ति ने क्या किया, इसमें संशोधन किया। बिने साइमन वाला जो 1905 में है उसमें 1911 में अंतिम संशोधन हुआ था। तो 1916 में लुईस टर्मेन ने इसके अंदर संशोधन किया। कहाँ किया? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया और इसका नाम बदलकर स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट इसका नाम कब रखा गया? 1916 में, ठीक है। किसने रखा? लुईस टर्मेन ने। कब संशोधन किया? 1916 में किया। कहाँ किया? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अंदर। इतनी बात भी ठीक है। उसके बाद बच्चों एक चीज़ और देखो यहाँ पे जो आपके काम की है, जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है। 1912 में बच्चों विलियम स्टर्न जो है बच्चों, इन्होंने कंसेप्ट दिया बच्चों आईक्यू। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईक्यू का कंसेप्ट कब दिया गया? 1912 में। मेंटल एज का कंसेप्ट कब दिया गया? 1908 में, ठीक है। आईक्यू का कंसेप्ट, आईक्यू जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? विलियम स्टर्न ने किया बच्चों, विलियम स्टर्न, ठीक है। तो विलियम स्टर्न ने कंसेप्ट दिया है बच्चों किसका? आईक्यू का। तो आईक्यू का जो कंसेप्ट है 1912 में आया, विलियम स्टर्न ने दिया। और बच्चों क्या कहते हैं आईक्यू की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? इंटेलिजेंट कोसेंट। इंटेलिजेंट कोसेंट, आईक्यू की फुल फॉर्म क्या है? इंटेलिजेंट कोसेंट। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ये बातें आपको छोटी छोटी याद रखनी पड़ेंगी। 1908 में जो कंसेप्ट आया वो मेंटल एज, तो मेंटल एज 1908 में जोड़ा गया और जो बच्चों आईक्यू शब्द है उसको जोड़ा गया बच्चों 1912 में, विलियम स्टर्न ने जोड़ा, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है बच्चों। उसके बाद बच्चों आईक्यू का फार्मूला क्या होता है बच्चों? आईक्यू का फार्मूला होता है मेंटल एज बटे में क्रॉनिकल एज
ठीक है। क्रॉनिकल एज का मतलब है वास्तविक आयु। मेंटल एज का मतलब है आपकी बुद्धि कितनी तेज है। अगर आपकी बुद्धि तेज है तो जैसे मान लो, मेंटल एज का मतलब मैं थोड़ा समझाता हूं तुम्हें, थोड़ा सा आइडिया दो। जैसे मान लो एक 5 साल का बच्चा है और ये 7 साल के बच्चे जितना इंटेलिजेंट है, यानी वो काम कर सकता है जो 7 साल का बच्चा कर सकता है। तो 5 साल का है उसकी, ये तो वास्तविक आयु है, इसको कहेंगे क्रॉनिकल एज, CA। ठीक है, क्रॉनिकल एज, वास्तविक आयु। और जो ये 7 साल के बच्चे जितना उसका दिमाग विकसित है तो इसको कहेंगे बच्चों मेंटल एज। इतनी बात समझ रहे हो तुम? ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के टेस्ट करते हैं हम, उससे पता करते हैं कि भाई इसकी मेंटल एज कितनी है। तो मेंटल एज का मतलब है कि उसकी बुद्धि कितने साल के बच्चे जितनी है। अगर 5 साल के बच्चे की बुद्धि 7 साल के बच्चे जितनी विकसित है तो उसकी मेंटल एज 7 साल हो जाएगी। और क्रॉनिकल एज है वास्तविक आयु, और गुणा में 100। इस प्रकार से हम IQ निकालते हैं बच्चों। ठीक है, मेंटल एज ज़्यादा होगी तो IQ ज़्यादा आएगा, बच्चा इंटेलिजेंट होगा। अगर मेंटल एज ओरिजिनल एज से कम होगी, यानी अगर 5 साल का बच्चे की बुद्धि केवल 3 साल के बच्चे जितनी है तो IQ कम आ जाएगा उसका। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखना IQ निकालने का, मेंटल एज डिवाइड बाय क्रॉनिकल एज गुणा में 100। कई बार ये सीधा फार्मूला पूछा जाएगा, कई बार आपसे यहाँ से न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप समझो बच्चों, अलग अलग हमारे पास क्या है बच्चों, व्यक्ति है जिन्होंने अलग अलग IQ दिए हैं। सबसे पहले IQ अकॉर्डिंग टू स्टैनफोर्ड बिने। तो स्टैनफोर्ड जो बिने हमारे पास टेस्ट है, स्टैनफोर्ड जो बिने स्केल है बच्चों, उसके अकॉर्डिंग IQ कितना कितना होना चाहिए किसी बच्चे का। बच्चों आपको ये चीज़ें रट्टा मारनी पड़ेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो जो बहुत ही प्रगाढ़ प्रतिभाशाली बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है, ठीक है, प्रोफाउंडली गिफ्टेड बच्चे हैं, उनका IQ 145 या उससे ज़्यादा होगा। तो IQ 145 से ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे, प्रोफाउंडली गिफ्टेड या प्रगाढ़ प्रतिभाशाली बच्चों। उसके बाद बच्चों 130 और 144 के बीच में है तो मॉडरेट गिफ्टेड। ठीक है, मध्यम प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली है मध्यम। 120 से 129 सुपीरियर, श्रेष्ठ। ठीक है, 110 से 119 हाई एवरेज, उच्च औसत वाले। और एवरेज है बच्चों, ज़्यादातर आपसे ये एवरेज पूछा जाता है, याद रखना बच्चों। तो एवरेज जो है वो 90 से 109 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे ये हो सकता है। तो अगर पर्टिकुलर व्यक्ति के हिसाब से पूछेगा, पर्टिकुलर व्यक्ति के हिसाब से पूछेगा तो एवरेज जो IQ होगा बच्चों का क्या होना चाहिए, 90 से 109 के बीच में होना चाहिए। कि कौन से स्केल के हिसाब से, स्टैनफोर्ड बिने स्केल के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद लो एवरेज वाले 80 से 89। ठीक है, उसके बाद सीमावर्ती होते हैं, बॉर्डर लाइन 70 से 79 बच्चों जिनका होगा IQ। उसके बाद हल्की बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे 55 से 69 बच्चों। उसके बाद मध्यम बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे 40 से 54। और गंभीर बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों, ठीक है, सेवरले इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे होंगे उनका होगा 25 से 39। और प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल बच्चों डिसेबिलिटी वाले बच्चे होंगे बिलो 25। तो एक ये लास्ट वाला भी याद रखना, प्रगाढ़ बौद्धिक अक्षमता। ठीक है, तो आपको अपने दिमाग में इसे बिठाना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अकॉर्डिंग टू बिने स्टैनफोर्ड आपका जो स्केल है उस पे किस IQ के बच्चे की जो बुद्धि लब्धि है वो कितनी होती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों अब टर्मन जो है, टर्मन के अकॉर्डिंग बच्चों ये जो स्केल है टर्मन स्केल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ लिखा गया है, तो ये टर्मन स्केल है बच्चों। ठीक है, तो टर्मन के अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चों, 145 या उससे ऊपर वाले जीनियस है, हिंदी में क्या कहेंगे, प्रतिभाशाली भाई, अकॉर्डिंग टू टर्मन। ठीक है, 135 से 145 के बीच में वेरी सुपीरियर, और हिंदी में कहेंगे बहुत श्रेष्ठ बच्चों। ठीक है, 125 से 135 के बीच में होंगे बच्चों सुपीरियर, केवल श्रेष्ठ कहेंगे। 115 से 125 अबो एवरेज, और 90 से 115 है बच्चों यहाँ पे एवरेज। वहाँ कितना था, 90 से 109। बिने साइमन वाले में, बिने वाले में तो 90 से 109 था, और टर्मन वाले में 90 से 115 है बच्चों। ठीक है, औसत वाला भाई, औसत वाला। ठीक है, ये औसत वाला ये है यहाँ। इतनी बात ठीक है। उसके बाद बिलो एवरेज आ जाएगा बच्चों 80 से 90। डल और बॉर्डर लाइन आ जाएगा 70 से 80। ठीक है, और फीबल माइंडेड आ जाएगा, मोरन जिसे कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, 50 से 70 बच्चों। ठीक है, इम्बिसाइल, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे बच्चों, जड़ कहेंगे, जड़,
वो होगा 25 से 50, और इडियट होगा बच्चों जिसे हम कहेंगे 25 से नीचे, इडियट। ठीक है, तो इंग्लिश में थोड़ा सा याद रखना बच्चों, मोरान और इडियट लगभग एक ही होता है, मूर्ख होता है, लेकिन इंग्लिश में इडियट और मोरान में थोड़ा फर्क यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है। तो ये जो स्केल है बच्चों, ये है टर्मन स्केल भाई, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करेंगे कुछ बच्चों ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा मैं तुम्हें। तो ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट क्या होते हैं बच्चों, जो पूरे ग्रुप पे किए जाते हैं, पूरे ग्रुप का टेस्ट एक बार में हम कर सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा व्यक्तियों का टेस्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, आप ना इधर बैठ जाओ। ठीक है, अब देखो बच्चों, तो क्या किया जाएगा, ये बच्चों एक से ज़्यादा व्यक्तियों का टेस्ट एक बार में करेंगे, ग्रुप पे, पूरे ग्रुप का टेस्ट किएंगे। ठीक है, तो इसके उदाहरण है बच्चों आर्मी अल्फा और बीटा टेस्ट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ये लिखे आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा। तो आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार ये पूछे जाएंगे। तो ये बच्चों आपके ग्रुप टेस्ट हैं, आर्मी अल्फा भी और आर्मी बीटा भी। ये परीक्षण प्रथम विश्व युद्ध के समय सेना में भर्ती सैनिकों की बुद्धि का जांच करने के लिए किया जाता था। तो जब विश्व युद्ध चल रहा था, हमें लोगों की जरूरत थी अमेरिका को सेना में भर्ती करने के लिए, उस समय ये बुद्धि परीक्षण क्या किया गया बच्चों, बनाया गया था 1917 के अंदर। तो इसमें दो प्रकार के बुद्धि परीक्षण थे, कुछ पढ़े लिखे लोगों के लिए थे और कुछ अनपढ़ लोगों के लिए। आजकल तो पढ़ाई लगभग सभी लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, लेकिन उस समय 1917 की बात है, तो कई लोग पढ़ते भी नहीं थे उस समय। ठीक है, उस समय एजुकेशन के इतने संसाधन भी अवेलेबल नहीं थे। तो एक तो आर्मी अल्फा टेस्ट था बच्चों, ये पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए था बच्चों, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनके लिए आर्मी अल्फा टेस्ट था। ठीक है, वर्बल टेस्ट होता था ये भाई, इसमें उन्हें हम शब्द वगैरह दिखाएंगे, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो शब्द को पढ़ पाएंगे, लेकिन अनपढ़ व्यक्ति शब्दों को नहीं पढ़ पाएंगे। तो और एक था बच्चों आर्मी बीटा टेस्ट। तो जो ये आर्मी बीटा वाला टेस्ट था ना, ये अनपढ़ व्यक्तियों के लिए था, अशिक्षित व्यक्तियों के लिए था। तो ये बच्चों आपका नॉन वर्बल था, इसमें चित्र दिखाए जाते थे, केवल नॉन वर्बल था। ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति अनपढ़ है वो पढ़ नहीं सकता, तो उसे नॉन वर्बल टेस्ट उसका लिया जाता था। इसे हिंदी में कहते हैं अशाब्दिक, अशाब्दिक बच्चों, अशाब्दिक टेस्ट इसे कहा जाता है। तो ये था आर्मी बीटा टेस्ट बच्चों। तो एक आर्मी अल्फा पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए, आर्मी बीटा अनपढ़ व्यक्तियों के लिए, दोनों ही बच्चों ग्रुप टेस्ट थे। ठीक है, और ऊपर वाला पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए था तो वर्बल टेस्ट था, नीचे वाला नॉन वर्बल था। तो प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका क्या करता था, सेना में लोगों को भर्ती करने के लिए टेस्ट लिए जाते थे, सैनिकों का लिया जाता था सेना में भर्ती करने से पहले। उसके बाद बच्चों वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि भाई जिसमें वर्बल क्या होगा, शब्द, जिसमें शब्दों का यूज किया जाएगा। कुछ आपको कहानी, कुछ शब्द आपको पढ़ने हैं, उसके हिसाब से कहानी बनानी है, लिखनी है, तो वहाँ पे भाई पढ़े लिखे लोगों को पर वर्बल टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, अनपढ़ व्यक्तियों का वर्बल टेस्ट नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो वर्बल में हम क्या करेंगे बच्चों, शब्दों का यूज करेंगे, शब्द वो पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो भाषा, शब्दावली, तर्क और समझ पर आधारित प्रश्न होते हैं। प्रश्न लिखित या मौखिक हो सकते हैं बच्चों, हम रिटन टेस्ट भी ले सकते हैं और ऑरल टेस्ट भी, भाई क्वेश्चन सुन भी सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या आएगा बच्चों, एनालॉजी, जैसे तुमने एनालॉजी जैसे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों में आती है। ठीक है, जैसे कैट के बच्चे को किटन कहते हैं, तो डॉग के बच्चे को क्या कहेंगे, तो रीजनिंग में आते हैं ना, इसको एनालॉजी कहते हैं बच्चों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, वर्ड मीनिंग हो सकते हैं या रीजनिंग प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों। तो वर्बल टेस्ट में ये सारी होंगी बच्चों। रीजनिंग के जैसे तुम सम करते हो ना, वो एक प्रकार से टेस्ट ही तो है, वर्बल टेस्ट है वो। ठीक है, तो वर्बल टेस्ट होंगे, इनको कहा जाता है। उसके बाद बच्चों नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, अमौखिक बुद्धि परीक्षण। तो नॉन वर्बल में हम क्या करेंगे बच्चों, पिक्चर का यूज करेंगे। ठीक है, तो नॉन वर्बल टेस्ट पढ़े लिखे व्यक्तियों का भी लिया जा सकता है और अनपढ़ व्यक्तियों का भी लिया जा सकता है। पिक्चर तो भाई अनपढ़ भी समझेगा, पढ़ा लिखा भी समझेगा। इन परीक्षणों में भाषा की आवश्यकता नहीं होती बच्चों, आकृतियां, पैटर्न और प्रतीक दिए जाते हैं। या तो कोई शेप दी जाएगी, या कोई पैटर्न होगा, या कोई सिंबल होगा बच्चों। जैसे रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको भी मैं पढ़ेंगे हम इसको। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट जो अमूर्त तर्क शक्ति को मापता है। तो ये क्या करता है बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को ये मेजर करेगा। ठीक है, एक बात और याद रखना बच्चों, जो ये नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं ना, जनरली कल्चर फ्री होते हैं बच्चों, इस पर किसी की संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
ठीक है। तो संस्कृति का प्रभाव में कई बार तो मैं एमसीक्यू में भी बता चुका हूं कि भाई जो टेस्ट जो व्यक्ति बनाता है, जैसे मान लो अमेरिका का कोई व्यक्ति बनाएगा, तो उस टेस्ट के ऊपर वो वर्बल टेस्ट बनाएगा शब्दों वाला, तो वो जनरली ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा, ऐसे क्वेश्चनों का प्रयोग करेगा जो अमेरिका में प्रचलित हो, तो उस पर अमेरिका की संस्कृति का प्रभाव दिखाई देगा। इसी प्रकार इंडिया वाला टेस्ट बनाएगा तो इंडिया के क्वेश्चन पूछेगा, इंडिया वाले ही चीज़ें यूज करेगा, तो वहाँ पे संस्कृति का प्रभाव दिखाई देगा। लेकिन जो आपके नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं आकृति वाले, वो उस पर बताओ, उन्हें कहते हैं संस्कृति मुक्त बच्चों। तो अगर कोई भी टेस्ट कल्चर फ्री होगा, संस्कृति मुक्त होगा, तो वो आपका नॉन वर्बल होगा बच्चों, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद दीज टेस्ट डोंट रिक्वायर्ड लैंग्वेज स्किल, लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, इसमें पैटर्न शेप वगैरह वगैरह होंगे बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ हम एक पढ़ेंगे रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट बच्चों, ये क्या है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ मैं। रेवन व्यक्ति का नाम है बच्चों, जेसी रेवन इस व्यक्ति का नाम था। 1938 में इसने ये टेस्ट विकसित किया था, ठीक है। तो इस टेस्ट में क्या होता है सर, इस टेस्ट में विभिन्न चित्रों या आकृतियों के पैटर्न दिए जाते हैं जिनमें एक भाग गायब होता है बच्चों। तो आपको क्या बच्चों, चित्र या आकृतियां दिखाई देंगी, वो पैटर्न कंप्लीट नहीं होगा, उसका एक भाग गायब होगा, आपको वो बताना होगा बच्चों। जैसे तुमने देखा होगा नॉन वर्बल रीजनिंग भी आती है कि आपको 3-4 इमेज दे रखी है, इसके बाद क्या आएगा, तो वो आपको फिलअप्स करने होते हैं। परीक्षार्थी को सही विकल्प चुनना होता है जो उस पैटर्न को पूरा करेगा। तो कहानी समझ गए, आपको चित्र या पैटर्न दिखाई देगा, कुछ हिस्सा उसका गायब होगा, वो आपको बताना होगा क्या आएगा। इसको कहते हैं बच्चों रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट। अब अलग अलग प्रकार के टेस्ट थे रेवन के भी, ठीक है। तो हम ये क्या है बच्चों, ये नॉन वर्बल है, ठीक है, ये नॉन वर्बल है क्योंकि कौन सा टेस्ट है ये, नॉन वर्बल है, अमौखिक बुद्धि परीक्षण है, या कह लो तुम अलिखित है बच्चों, ठीक है, ठीक है, नॉन वर्बल है ये। अब भाई क्या है इसके अंदर बच्चों, रेवन का जो टेस्ट है इसमें 3 प्रकार के आपकी मैट्रिक्स थी। एक तो स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स होती थी, SPM कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल वर्जन था बच्चों, सबसे सिंपल वर्जन था ये रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का, सबसे सिंपल टेस्ट था, ठीक है। 6 टू अडल्ट, 6 साल से लेकर वयस्क तक का ये टेस्ट किया जा सकता है बच्चों। यूज फॉर एवरेज इंटेलिजेंस, तो बच्चों ये उन बच्चों के लिए यूज किया जाता था जो एवरेज बच्चे हैं, उनका इससे परीक्षण किया जा सकता था। उसके बाद है बच्चों कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बच्चों, कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, तो कलर्ड का मतलब रंगीन होते थे इसमें, ठीक है, कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। तो ये टेस्ट बच्चों के लिए भी था, बड़ों के लिए भी था, और मेंटली चैलेंज्ड, ठीक है, मेंटली चैलेंज बच्चों जो मतलब क्या थे, जो जिनकी बुद्धि थोड़ी कम है, ठीक है, मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए भी ये था। और इजियर वर्जन विद द कलरफुल पैटर्न, तो ये और आसान वर्जन था क्योंकि इसमें रंगों का भी यूज किया जाता था, ठीक है, तो कलरफुल वर्जन था। उसके बाद बच्चों एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, तो 3 प्रकार का है, एक कलर्ड वाला है, एक स्टैंडर्ड है, एक एडवांस है बच्चों। तो कलर्ड वाला बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, और मेंटली जो चैलेंज पर्सन है उनके लिए भी है। ये स्टैंडर्ड वाला मेंटली चैलेंज के लिए नहीं था बच्चों। एडवांस क्या है बच्चों, अब वो एवरेज अडल्ट, जो अडल्ट से ऊपर वाले हैं, बड़े लोगों के लिए था ये बच्चों, ठीक है। मोर डिफिकल्ट, मुश्किल होता था ये। यूज फॉर हाई लेवल रीजनिंग, और इसमें बच्चों हाई लेवल की रीजनिंग का यूज किया जाता था। मुश्किल क्वेश्चन थे इसमें, मुश्किल तर्क वितर्क होते थे, मतलब मुश्किल पैटर्न दिए जाते थे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो 3 प्रकार के आपके प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट हैं रेवन के। एक स्टैंडर्ड है बच्चों 6 से लेकर बड़ों तक के लिए, एक कलर्ड है जिसमें कलर का भी यूज किया जाता है, और एक एडवांस है बच्चों जो ज़्यादातर बड़े लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है, और इसमें मुश्किल पैटर्न दिए जाते थे। अब होता कैसा था देखो, थोड़ा अगर आपको ये इमेज दिखाई दे रही है, तो जनरली क्या है बच्चों, इसमें 9 फिगर होती थी, 8 देर की होती थी, 9वीं आपको भरनी थी। तो जैसे तुम देख पा रहे हो कि यहाँ इस पहली लाइन में 3 इमेज दिखाई दे रही हैं, ठीक है, इस पहली लाइन में आपको 3 इमेज दिखाई दे रही हैं, ये 3 इमेज दिखाई दे रही है, तीनों कंप्लीट है। दूसरी लाइन में भी 3 दिखाई दे रही है, 6, और तीसरी लाइन में भी 3 होनी थी, लेकिन 2 गिवन है आपको, 1 गायब है। अब आपको बताना इन तीनों में से कौन सी आएगी यहाँ पे। तो इस प्रकार से बच्चों, ठीक है, तो 9 फिगर में से 8 आपको गिवन होती है, 1 गायब होती है, वो आपको बतानी है। और यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं ABC, इनमें से क्या आएगा। तो जैसे नॉन वर्बल के वाले आते थे, इस आकृति के बाद क्या आएगा, वैसा वैसा ये है बच्चों। तो रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट है बच्चों ये, ठीक है। उसके बाद है बच्चों परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट बच्चों। परफॉर्मेंस के अंदर आपको जहां पे कुछ परफॉर्म करना होता है, कुछ एक्टिविटी करनी होती है बच्चों,
कुछ एक्टिविटी करनी होती है, कुछ परफॉर्मेंस करना होगा, पजल सॉल्व करने होंगे, या कुछ बोर्ड पे कुछ बनाना होगा, कुछ कंस्ट्रक्ट करना होगा, ठीक है, या डाइज वगैरह जोड़नी होगी, डाइज के ऊपर कुछ पैटर्न बनाना होगा, परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। जैसे आप पजल सॉल्व कर रहे हो तो वो भी एक परफॉर्मेंस टेस्ट है, तो जहाँ पे आपको कुछ परफॉर्म करना पड़ेगा, कुछ क्रिया करनी पड़ेगी, उसको कहते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट बच्चों। तो इन परीक्षणों में व्यक्ति को वस्तुओं को जोड़ना, ब्लॉक लगाना या आकृति बनाना होता है, पढ़ने या लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ चीज़ बनानी होती है, कुछ परफॉर्मेंस करनी होती है, कुछ क्रियाएँ करनी होती है बच्चों, ठीक है। जैसे पजल दे दिया, कौन जल्दी सॉल्व करेगा, तो इससे इंटेलिजेंस मेजर करेंगे। उदाहरण के लिए बच्चों कोह का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, बच्चों कोह का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट बाय कोह, ठीक है। तो चिल्ड्रन आर अरेंज कलर्ड ब्लॉक टू मैच ए डिजाइन, तो उन्हें कलर्ड ब्लॉक दिया जाता था और एग्जामिनर क्या कहता था, उसके ऊपर एक डिजाइन दिखाता था, वो डिजाइन उनको बनाने होते थे उसके ऊपर, ठीक है। इसी प्रकार अलेक्जेंडर का एक पास एनालॉग टेस्ट होता है, एक कैटल का क्यूब टेस्ट है बच्चों। ये कोक वाला, कोह का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, अलेक्जेंडर का पास एनालॉग टेस्ट और कैटल का क्यूब टेस्ट बच्चों, ये सारे के सारे परफॉर्मेंस टेस्ट है। आप नाम जरूर याद रखना, ठीक है। थोड़ा सा मैं तुम्हें एक बता देता हूं, मैं बताता हूं ये पहले वाला तुम्हें, ठीक है। कोह का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट बच्चों, तो होता क्या है, देखो आपको, देखो ये डिजाइन दिखाया आपको एग्जामिनर ने, ठीक है। नीचे एक लाल, फिर बीच में पीला और ऊपर ब्लू, आपको ब्लॉक दिया जाएगा, इस ब्लॉक पे आपको ऐसा ही डिजाइन बनाना है बच्चों। तो इस प्रकार से ये टेस्ट होता था। तो यह एक अमौखिक एवं प्रदर्शनात्मक परीक्षण है। प्रदर्शनात्मक का मतलब है क्रियात्मक, मतलब कुछ परफॉर्मेंस करनी है आपको यहाँ पे, ठीक है। परीक्षण में बच्चे या व्यक्ति को रंगीन लकड़ी के ब्लॉक, ठीक है, रंगीन लकड़ी के ब्लॉक, इसमें 3 रंग का जनरली यूज किया जाता था, लाल, सफेद और नीले, दिए जाते हैं। परीक्षक एक डिजाइन या आकृति दिखाता है और व्यक्ति को कहा जाता है कि वह ब्लॉक की सहायता से वैसी ही आकृति बनाए, जैसे ये आकृति पेज के ऊपर दिखाई गई, और ऐसी ही आकृति ब्लॉक पे बनानी होगी बच्चों, ठीक है। इसे कहते हैं बच्चों कोह का ब्लॉक टेस्ट, ठीक है। तो लकड़ी का ये ब्लॉक होता था, तो जनरली इसमें लाल, सफेद और नीले रंग का यूज किया जाता था बच्चों, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कैसे ये किया जाता था। उसके बाद कल्चर फ्री बच्चों, कल्चर फ्री एंड कल्चर फेयर टेस्ट, तो वही बात हो गया भाई जिस पे कल्चर का प्रभाव ना पड़े, संस्कृति मुक्त टेस्ट कहेंगे बच्चों इसमें। इस परीक्षणों में भाषा या संस्कृति का प्रभाव नहीं होता, केवल आकृतियां या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है ताकि वास्तविक बुद्धि मापी जा सके। तो कल्चर फ्री का मतलब है किसी भी संस्कृति का प्रभाव ना पड़े, ना इंग्लैंड की, ना ऑस्ट्रेलिया की, ना अमेरिका की, ना भारत की। तो ज़्यादातर जो कल्चर फ्री टेस्ट होते हैं वो नॉन वर्बल ही होंगे बच्चों, ठीक है, नॉन वर्बल होंगे, आकृतियां यूज किया जाएगा। तो सबसे फेमस है बच्चों कैटल का कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट बच्चों, ठीक है, कैटल वाला। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, कैटल वाला इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो यह परीक्षण रेमंड बी कैटल ने विकसित किया था, व्यक्ति का नाम है रेमंड बी कैटल, इसने ये विकसित किया था, इसीलिए इसको कैटल का कल्चर फ्री टेस्ट कहा जाता है बच्चों, ठीक है। और ये क्या करता है बच्चों, आपकी दर्व बुद्धि, फ्लूइड इंटेलिजेंस, ठीक है, फ्लूइड इंटेलिजेंस जनरल फैक्टर जो होता है उसको नापता है बच्चों, ठीक है। बुद्धि टेस्टों में हमने पढ़ा था, तो फ्लूइड इंटेलिजेंस को ये मेजर करेगा। कौन सा बच्चों, कैटल का कल्चर फ्री टेस्ट है आपका। ग्रुप या इंडिविजुअल दोनों रूपों में कराया जा सकता है, एक एक व्यक्ति का भी लिया जा सकता है, पूरे ग्रुप का भी ये टेस्ट लिया जा सकता है बच्चों, ठीक है। और शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत जल्दी समय इसमें कम लगता है बच्चों। संस्कृति मुक्त जो ये टेस्ट है किसका बच्चों, कैटल का, तो समय इसमें कम लगेगा। उसके बाद बच्चों 3 स्केल होते हैं इसमें, ये स्केल का हम देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये स्केल आया था। तो पहला जो स्केल है बच्चों 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए, शायद अब की बार जो हुआ था HTET उसमें स्केल पूछा गया था। तो कौन सा स्केल किस एज के लिए है, तो 4 से 8 वर्ष वालों के लिए स्केल 1 होता है, 8 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए बच्चों, ठीक है, स्केल 2 होता है, और 12 से ऊपर वालों के लिए स्केल 3 होता है। ये 3 स्केल आपको याद रखने। तो कैटल का जो पहला स्केल है वो 4 से 8, फिर 8 से 12, फिर 12 से ऊपर, तो स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 बच्चों, डन है। उसके बाद है बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए संवेगात्मक बुद्धि का टेस्ट ये किसने विकसित किया, तो व्यक्ति का नाम है बच्चों जॉन मेयर, केवल नाम याद रखना है। संवेगात्मक बुद्धि का परीक्षण जो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट है वो जॉन मेयर ने विकसित किया था, ठीक है। इसे कहते हैं बच्चों मेयर इमोशनल इंटेलिजेंसी स्केल। तो मेयर इमोशनल इंटेलिजेंसी स्केल पे बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। तो मेयर ने क्या किया बच्चों, इमोशनल, ठीक है, इमोशनल जो इंटेलिजेंस है उसको मेजर करने के लिए बच्चों टेस्ट बनाया।
उसके बाद भाई भारत में अगर बात करूं तो भारत में एक दो फेमस है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा बच्चों। तो भारत में बुद्धि परीक्षण, तो भारत में जो पहला बुद्धि परीक्षण था बच्चों डॉक्टर राइस द्वारा 1922 में विकसित किया गया। याद रखना बच्चों, पहला बुद्धि परीक्षण भारत में डॉक्टर राइस का मतलब हिंदी में चावल होता ना, तो पहला बुद्धि परीक्षण डॉक्टर राइस ने विकसित किया था 1922 में बच्चों। इसे कहते थे हिंदुस्तानी बिने साइमन स्केल। तो जो बिने टेस्ट था उसका ही हिंदुस्तानी वर्जन था बच्चों ये। तो क्या कहते थे इसको, हिंदुस्तान बिने साइमन स्केल कहते थे बच्चों। तो पहला बुद्धि परीक्षण भारत में विकसित करने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर राइस। कब किया, 1922। बिने हिंदुस्तानी स्केल इसको कहा जाता है। उसके बाद भाई एक जलोटा का बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। तो जलोटा का जो बुद्धि परीक्षण है बच्चों एक ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन भाई, पूरे ग्रुप का टेस्ट किया जाता था, वर्बल था बच्चों, शब्दों का यूज किया जाता था, ग्रुप और वर्बल भाई। तो जलोटा वाला कैसा था, ग्रुप वर्बल टेस्ट था बच्चों। इसे डॉक्टर जलोटा ने विकसित किया था, व्यक्ति का नाम है बच्चों। यह भारतीय परिस्थितियों के अनुसार बनाया गया था, तो इंडियन जो कंडीशन है उसके हिसाब से बनाया गया था। यह जी फैक्टर जनरल सामान्य बुद्धि को नापता था बच्चों। ये क्या नापता था, ये सामान्य बुद्धि को नापता था। और इसमें क्या होता था बच्चों, इसमें प्रश्न श्रृंखला पूरी करनी है आपको, समान चीजें ढूंढनी है, वर्गीकरण करना, जीके या अंक गणित आदि के क्वेश्चन इसमें होते थे बच्चों। तो याद रखना है डॉक्टर जलोटा ने बनाया था ये। और क्या था बच्चों, वर्बल और ग्रुप था ये, पूरे ग्रुप का टेस्ट किया जाता था, वर्बल था बच्चों ये, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों एक है भाटिया का बैटरी परीक्षण बच्चों। तो ये भी एक आधी बार पूछ लिया जाता है, भाटिया का बैटरी परीक्षण, ठीक है। तो भाटिया बैटरी एक परफॉर्मेंस आपको करनी थी, कुछ क्रियाएं करनी थी, एक्टिविटीज करनी थी, और परफॉर्मेंस करनी है तो नॉन वर्बल हो गया बच्चों ये, ठीक है। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, परफॉर्मेंस टेस्ट था बच्चों ये, ठीक है। तो परफॉर्मेंस था और नॉन वर्बल था भाई। इसे CL भाटिया ने विकसित किया था बच्चों। इसके 5 उप परीक्षण शामिल थे। तो इसमें 5 प्रकार के इसके सब पार्ट हैं बच्चों, ठीक है। इसमें को का ब्लॉक टेस्ट भाई, पास एनालॉग, पैटर्न ड्राइंग, इमिटेशन का मतलब होता है किसी की कॉपी करना, पिक्चर कंप्लीटेशन, तस्वीर को पूरा करना। तो ये 5 इसके सब पार्ट थे भाटिया वाले के, ठीक है। तो 5 सब पार्ट थे इसके, कोह ब्लॉक, पास एनालॉग, पैटर्न ड्राइंग, इमिटेशन कॉपी करना किसी की, पिक्चर को पूरा करना। और यह क्रियात्मक समूह टेस्ट था बच्चों। तो परफॉर्मेंस टेस्ट था, पूरे समूह पे का ये किया जाता था। तो ग्रुप टेस्ट है ये, परफॉर्मेंस टेस्ट है बच्चों। और ये भाषा पर निर्भर नहीं है, तो कल्चर फेयर टेस्ट भी इसे कह सकते हैं बच्चों। तो ये थे बच्चों मेन बुद्धि परीक्षण, ठीक है। बुद्धि परीक्षण तो कई हैं, लेकिन मैंने तुम्हें मेन वो बताए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो बुद्धि वाला कंसेप्ट है बच्चों हमारा क्लियर हो जाता है, ठीक है। अगली क्लासेस में हम अगले कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास को बच्चों यहीं तक हम रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहो बच्चों। जय हिंद।